मेरे लिए काफी स्पेशल गेस्ट हैं क्योंकि मैं इन्हें काफी ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ और फॉलो भी करती हूँ। तो स्टार्ट करने से थैंक पहले रूपाली मैम के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। तो रूपाली मैम ने 2009 से 2012 तक महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट गोमती नगर में एज अ हेड काम कर चुकी हैं। ये एमिटी यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में सीनियर लेक्चरार भी रह चुकी हैं। मैम ने यूनिसेफ लखनऊ की मीडिया कंसल्टेंट रह चुकी हैं, जहां इन्होंने काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज में काम किया है। इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्रीज में वॉइस दी है अपनी। मैम लास्ट 25 ईयर्स से टीवी, रेडियो और बहुत सारे इवेंट्स में एंकरिंग कर चुकी हैं। इन्होंने एंड्स नाम की एक फिल्म में डबिंग भी की है। इन्होंने हिस्ट्री चैनल के एक प्रोग्राम में शर्मिला टैगोर जी को आवाज दी है। साथ ही इन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी एज अ ड्रामा आर्टिस्ट काम किया है। मतलब काफी कुछ मैम के पास एक्सपीरियंस रहा है और मैम अगर हमारे साथ में अभी हैं तो वो हमें बहुत बहुत कुछ अच्छा बता सकती हैं और हमें उनसे काफी सारी अच्छे एक्सपीरियंसेस के बारे में पता चल चुका है। जैसे पर्सनली मैम को जितना जानती हूँ तो मैम मुझे काफी सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करती रहती हैं और बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरीज है मैम की। तो आज हमारे साथ मैम हैं तो ये हमारे लिए एक बहुत ही लक की बात है कि मैम हमारे साथ आई हैं। तो उसके लिए थैंक यू सो मच मैम हमें ज्वाइन करने के लिए। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। तो अभी मैम आप अपने बारे में क्या बताना चाहेंगी? कुछ अपने बारे में आप, मैंने इतना कुछ बता दिया है, आपका कुछ रह गया हो तो आप बता दीजिए। नहीं, तुमने काफी कुछ बता दिया है। अब यही है कि कैसे शुरुआत हुई, क्या हुई, ये शायद तुम तो I'll start with this that हम जब ये तो हमने बहुत थिएटर किया, सारे प्ले और में बहुत लंबी रही। और हम तब हमने में एक प्रोग्राम आता था बाल इसके नाम था और वो इनवाइट करते थे और बच्चों से पूछते थे। कोई गाता था, कोई गाना गाता था, कोई जो हम तो ज्यादातर पोइट्री सुनाते थे क्योंकि में काफी हिंदी इंग्लिश में काम करने लगे। वहाँ पे ड्रामा सेक्शन में हमको के प्रोड्यूसर थे, उन्होंने किया, हमारी आवाज और एक्सप्रेशन शायद अच्छा लगा होगा तो उन्होंने हम ड्रामा दिए और फिर हम ड्रामा छोटे प्लेस में काम किया और बड़े जो आर्टिस्ट बहुत सारी नहीं है जिंदा क्या उस टाइम को सेलिब्रिटीज केपी सक्सेना और भी थे। तो उसमें वहां से जो इतना हुआ ट्रेनिंग मिली, मैम वॉइस ऑडिबल नहीं आ रही है, वॉइस ऑडिबल नहीं है अभी एट प्रेजेंट। हेलो हेलो, हाँ, फोन स्टेबल रखिए मैम तो वॉइस ऑडिबल हो रही है। अभी अभी एट प्रेजेंट आ रही है, फिर से चली गई। I'm just keeping the phone on one angle only. अभी आ रही है? Can you hear me? हाँ अब आ रही है। यस यस।
उन्हीं से जो सीखना शुरू किया और वो उन्होंने हमें सिखाया। बॉम्बे में भी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो भी नहीं सिखा सकते इतना अच्छा रेडियो ने सिखाया कि वो बड़े ड्रामा आर्टिस्ट और सारे हमने कम से कम ये क्योंकि वहां पे भी एवरी 3 मंथ से पहले आर्टिस्ट को रिपीट नहीं करते हैं। तो और एक जमाना था जब वहां पे 1 घंटे के लंबे नाटक होते थे, तो भी मजा था। फिर हमने वहां लॉन्च किया और अगेन अ वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। तो रेडियो से सीखा और उसके बाद फिर आपको लोकल स्टूडियो जो थे लखनऊ में उन्होंने हमें किया। So that's how I got into voiceover. मैम एक्सपीरियंस आपका बट थोड़ा थोड़ा सा बीच में अभी भी वॉइस कहीं कहीं पे अटक रही है, आवाज जैसे बीच में क्लियर आती है फिर से अटकने लग जाती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है आज। बट स्टिल हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। मे बी बीच में तो मैम इसको फोन को थोड़ा सा स्टेबल रखिए आप, मे बी शायद वो हिल रहा है इसलिए आवाज थोड़ा सा अटक रही है। अच्छा देखो हम तो जहाँ पे किया था वहाँ से हमको उठ के आए हाँ तो now can you hear me? Is it better? Yes, now we can hear you. Yes, now we can hear you. नेटवर्क इशू हो सकता है हाँ तो, अभी हाँ you can ask. Yeah. मैम आपके पास ईयरफोन है क्या? हाँ ईयरफोन है मैम, ईयरफोन यूज कर लीजिए आप इफ पॉसिबल, शायद ईयरफोन से क्लियर आएगी वॉइस। I'm just asking somebody to give me the. Can you hear me now? Can you hear me? Yes. Okay, so you can carry on with your question. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है मैम कि आप एक बहुत अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हो, अब एट प्रेजेंट जितना मैं जानती हूँ रेडियो में भी आपने काम किया है, आपको एंकरिंग का भी एक्सपीरियंस है और आपको बॉलीवुड में इंडस्ट्री में भी आपने अब स्टार्ट किया है एट प्रेजेंट। तो आपने कभी सोचा था, मतलब आपने ऐसे एज एन करियर के तौर पे कभी आपने ये सोचा था कि आपको एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही बनना है या कुछ और ही करियर प्लान्स थे? मतलब एक्चुअली आपके करियर प्लान्स क्या थे? क्या यही थे जो आपके पास अभी है? एक मिनट में लगा। हेलो हेलो सॉरी गाइस, थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है मे बी मैम के फोन में। हम दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वील स्टिल ट्राई। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, सॉरी। कभी कभी टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करोगे इतना ज्यादा। तब तक यहाँ पर जितने भी लोग हैं मैं उनसे थोड़ा सा बात कर लेती हूँ।
नेटवर्क इशू है, ईयरफोन्स यूज कर रहे हैं। ईयरफोन्स तो मैम ने अभी यूज किए थे, अभी तक की कोई। हाय, हेलो श्री, थैंक यू, आई एम लुकिंग ब्यूटिफुल। शर्मा स्मृति, हाय। प्राणेश सर ने मुझे बहुत अच्छा सजेशन दिया था ईयरफोन्स यूज करने का, थैंक यू उसके लिए, बट अभी तक की उसका कोई फायदा नहीं हो पाया है। यू स्किप माई मैसेज, सॉरी, शायद मैंने देखा नहीं होगा। क्या मैसेज था? इफ यू कैन रीटाइप। एक बार मैं दोबारा से मैम को कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। थैंक यू मैम। हाय। थैंक गॉड। अभी वॉइस थोड़ी सी ऑडिबल है। हम आपने हेडफोन्स नहीं यूज करे हैं? नहीं, हमने अभी हटा दिए थे, कनेक्ट हो गया था तो। बट कैन यू हियर मी नाउ प्रॉपर्ली? यस, अभी आ रही है आवाज, इट्स क्लियर नाउ। ओके ओके, सो दैट लेट्स कंटिन्यू बिफोर इट गोस अगेन। ओके, तो मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि आपको रेडियो का, टीवी का और काफी सारी मतलब वॉइस ओवर आपने किए हैं, काफी सारी मूवीज में भी काम किया है, तो मेरा क्वेश्चन मेन ये है कि क्या आपने कभी सोचा था कि आप एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही बनोगे? मतलब आपका करियर, आपने जो सोचा था वही मिला है या कुछ और आपके प्लान्स थे? नहीं, हमारा ये था कि हम बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास थे। हमने 98 सबसे पहले हमारी ये जुनून था कि हमको एक्टर बन जाए, और थिएटर क्योंकि बहुत जोर शोर से यहाँ होता था। फिर उसके बाद हमारी जॉब ऐसी लगी, पॉज किया, जॉब ऐसी मिला, तो हम वो बनाने लगे और एक्टिंग करते थे, तो एक्टिंग भी कर लेते थे। उसके बाद जहाँ हम थे वहीं पे हमने कम्युनिटी रेडियो 2 लॉन्च किए, एक तो के लिए किया और उसका ज्ञान पानी किया। तब हमको ये लगा वॉइस इज आफ्टर ये गलत मुश्किल हो गया था, क्योंकि रहता था और बच्चों के लिए 4 काम का एडवर्टाइजमेंट जो में जाकर वॉइस ओवर करना और प्रैक्टिकल था, पॉसिबल था कि हम करके करें। फिर इस तरह से हमारी और उसके बाद सोचा कि बहुत टाइम लेता है, तो इसी में हम डाला। So that's how now my first choice is dubbing and voiceover. ओके, बीच बीच में फिर से आवाज आ रही है, कभी आ रही है, बट ठीक है, स्टिल विल कंटिन्यू। क्लियर है अभी बात? आप जो बोल रहे हो एटलीस्ट उतना तो क्लियर है। तो फाइनली आपका ये था कि शादी के बाद में भी काफी सारी मतलब एज अ फीमेल काफी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और चेंज करना पड़ती हैं, सिचुएशन के हिसाब से चीजें चेंज करनी पड़ती हैं। तो इसके साथ में हमें ये चीज पता चली कि रूपाली मैम का ये कहना है कि उन्होंने ऐसा एक्चुअली में नहीं सोचा था कि वो एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनेंगे। उनके पास कई सारे ऑप्शंस थे, मल्टी टैलेंटेड लोगों के पास में ऐसे ऑप्शंस रहते हैं। तो बट स्टिल फाइनली मैम जहाँ पर है वहां पे बहुत ही सक्सेसफुल है और जो भी कर रही हैं वो काफी अच्छा है। मैम ईशानी मैम का यहाँ पे मैसेज आया है, वो कह रही है
ईयरफोन्स वाज अ ग्रेट ऑप्शन, आपको ईयरफोन्स यूज कर लेने चाहिए, अभी भी आवाज क्लियर नहीं है, शी इज सेइंग कि यू शुड यूज ईयरफोन्स। ओके ओके बट this doesn't have a mic so बट स्टिल द वॉइस इज ऑडिबल नाउ। okay good ओके, so yes हाँ तो तो एज एन वॉइस ओवर आर्टिस्ट आपको क्या लगता है कि अगर कोई और आर्टिस्ट बनना चाहता है या फिर एक अच्छा आर्टिस्ट बनने के लिए क्या क्वालिटीज हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, मीन्स क्या एक्चुअली ऐसी क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वॉइस में या पर्सनालिटी में जो एक अच्छा वॉइस ओवर आर्टिस्ट बनने में हेल्प करती हैं? वॉइस ओवर में दो चीज़ें हैं। देखो, वॉइस ओवर एक अलग एरिया है और डबिंग अलग है, दोनों में डिफरेंस है। और हम दोनों करते हैं, और कोई भी जो वॉइस ओवर करता है वो डबिंग में भी जा सकता है। बट डबिंग में क्या होता है कि डबिंग में जैसे आप फिल्म्स में देखते हैं उसमें लिप सिंक होता है। योर द डायलॉग, जैसे जितनी साउथ इंडियन मूवीज हैं या इंग्लिश मूवीज हैं, इंग्लिश शोज हैं, उनमें अगर डबिंग होती है तो आपको स्क्रिप्ट मिलती है और आपको मैच करना है कि वो लिप्स के साथ साथ जब उसका सेंटेंस खत्म हुआ तब आपका भी वो मैच करे। सो टाइमिंग, डबिंग में टाइमिंग का की बड़ी इंपॉर्टेंस है। बट वॉइस ओवर इज जस्ट नरेशन, कि आपने कोई डॉक्यूमेंट्री बनाई, या जैसे हमने बहुत सारे रेडियो फीचर्स किए हैं। ऑल इंडिया रेडियो कश्मीर के लिए किया, जो उर्दू में था और कश्मीर के शायरों के ऊपर था। तो उसमें ये था कि एक मेल वॉइस थी, एक फीमेल वॉइस थी, और वो उस शायर के बारे में और उनकी शायरी भी, जो शेर थे उनको पढ़ने में बारी बारी से वो बस बोल रहे थे और वो सुना दिया जाता था, सुना दिया जाता है अभी भी। लेकिन डबिंग इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। सो अभी हम हाल में बॉम्बे गए थे, बॉम्बे शिफ्ट हुए थे डबिंग के लिए। और जब हमने शर्मिला टैगोर के लिए किया था तो आराधना फिल्म पे स्पेशल एपिसोड बना था। और क्योंकि ओके, राजेश खन्ना की डेथ हो चुकी, तो आराधना, द मेकिंग ऑफ आराधना, तो उसमें शर्मिला टैगोर ने ही सारा डिस्क्रिप्शन दिया था। और वो इंग्लिश में बोली थी, आधे घंटे का प्रोग्राम था वो। उनकी इंग्लिश को हिंदी में डब करना था। तो वो जब हमने किया, बॉम्बे में थे हम उस समय और स्टूडियो में जाके, तो पहला चीज़ तो ये है कि जो कैरेक्टर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आपका जो टोन है, जो एज है, जो स्टाइल है, अगर वो लाइव है कोई तो वो लाइव पर्सनालिटी तो ठीक है, अगर कार्टून है तो अलग चीज़ हो जाती है। तो उसमें उन्होंने पहले जब ऑडिशन हमारा लिया तो उन्होंने, उनको ये लगा कि इनका जो स्टाइल है वो शर्मिला टैगोर से थोड़ा खप जाएगा, मिल जाएगा उनसे। तो इसलिए उन्होंने हमें चूज़ किया। तो उसी लेंथ में, उसी उसमें हमने फिर लिप सिंक किया और उनकी डबिंग की। सो जो अभी रिसेंटली हम बॉम्बे शिफ्ट हुए तो हमको यही लगा कि क्योंकि बॉम्बे में 80% काम डबिंग का है, 20% जो है वो ये है। तो बट यहाँ का एक्सपीरियंस हमारे 30 इयर्स, मोर देन 30 इयर्स का बॉम्बे में डबिंग में नहीं काम आया, बिकॉज लखनऊ में डबिंग नहीं होती है किसी भी ओके, फिल्म्स की। उसकी अब बहुत रेयर है कि कभी हो जाए, वरना इट इज़ मोर वॉइस ओवर। सो फॉर बॉम्बे आई एम अ न्यू कमर, बट ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस की वजह से, थिएटर बैकग्राउंड की वजह से, ड्रामा आर्टिस्ट की वजह से, मॉड्यूलेशन, पॉजेस एंड वेरिएशंस, कई तरह की आवाज़ें। तो इसमें हमको, जब हम जहाँ जहाँ ऑडिशंस देने गए, दे ऑल कुड मेक आउट एंड दे इवन सेड कि हाँ, हम समझ गए आप एक्सपीरियंस्ड हैं। और डेटा बैंक में उन्होंने हमारा रिकॉर्डिंग करके स्टोर कर लिया है। सो अब जैसे उन्होंने एक ऑडिशन में हमको बाहुबली की जो माँ मदर, थी, मदर, उसका हमें जो एनिमेटेड सीरीज अब आ गया, लेकिन उन्होंने ऑडिशन में उनका कैरेक्टर हमसे बुलवाया और उन्होंने कहा बराबर, मतलब इट्स गुड, आप ठीक है, बढ़िया है मैम, गुड गुड, तो मैं रखूँगा, तो और आपको बुलाऊंगा आगे के लिए। तो अब इस तरह से वहाँ पे हमने ये ऑडिशंस, बट दैट इंडस्ट्री, दैट एक्सपीरियंस एंड
that Bombay city is entirely a new world. There is no comparison. और हमें कहीं कभी कभी लगता था वाकई में कि हम बिल्कुल न्यू कमर हैं वहाँ. तो ये है. तो मैम हमारे बीच में अभी एक क्वेश्चन आया है प्राणेश तिवारी जी का. ये पूछ रहे हैं कि व्हाट इज बेटर, डबिंग और वॉइस ओवर? मतलब एज अ करियर आप कह सकते हो, या किस सेंस में पूछ रहे हैं प्राणेश सर, इसे एक बार क्लियर कर दे. मतलब हर कुछ अपनी जगह बेटर ही होता है, बट वो उनका क्वेश्चन ये है कि क्या बेटर है, डबिंग करनी चाहिए या वॉइस ओवर करना चाहिए? अगर देखिए आप लखनऊ में हैं तो आप वॉइस ओवर करेंगे, जैसा हमने बताया यहाँ पे डबिंग का काम नहीं है. लेकिन अगर आप बॉम्बे जा रहे हैं तो डबिंग इज बेटर दैन एज अ करियर दैन वॉइस ओवर. क्योंकि वॉइस ओवर तो आपको सिंपली पढ़ना है, नरेशन करना है. अच्छा, डॉक्यूमेंट्रीज में क्या होता है कि जब आप मान लीजिए किसी मॉन्यूमेंट की डॉक्यूमेंट्री है तो आपको डॉक्यूमेंट्री में एक स्टाइल होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सप्रेशन, लाउड एक्सप्रेशन या बहुत ज़्यादा मॉड्यूलेशन आप नहीं करते हैं, थोड़ा सा फ्लैट जाता है. इट्स लाइक नरेशन, इसीलिए कहते हैं रीडिंग इट विद मॉडरेट मॉड्यूलेशन, थोड़ा बहुत मॉड्यूलेशन, पॉजेस. लेकिन डबिंग में तो कैरेक्टर के हिसाब से आपको एक्टिंग करनी है, तो इसलिए दोनों में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. तो अगर आप बॉम्बे में हैं तो आपका करियर डबिंग आर्टिस्ट के लिए ही बेटर है. ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि लखनऊ में एज एन डबिंग आर्टिस्ट आपका करियर पॉसिबल नहीं है, एज अ प्रोफेशन नहीं आप डबिंग यहाँ नहीं कर सकते. नहीं नहीं नहीं, डबिंग तो होती तो ही नहीं है. अच्छा, हाँ, तो मैम क्या ये इस करियर में एज अ, मतलब दोनों को ही हम रख लेते हैं कि एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट और एज अ डबिंग आर्टिस्ट, इसमें इनकम पॉसिबल है? मतलब किस हद तक इनकम पॉसिबल है, या क्या आपका रहता था, आप वहां पे कितना अर्न कर सकते हो एज अ डबिंग आर्टिस्ट, या लखनऊ में रहते हुए एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट? हाँ, देखिए डबिंग में लखनऊ में तो पैसे लोग नहीं देते हैं, दे आर बिग माइजर्स. अच्छा, लखनऊ का एक और ये है, प्रॉब्लम है कि उन्होंने वो चाहे लाखों रुपए होंगे, बट व्हेन इट कम्स टू आर्टिस्ट को पे करने का, तो वो पहले ही रोने लगते हैं कि देखिए बजट मेरा बहुत कम है ना. तो मैं इतना ही दूंगा, इतना ही दूंगा. अच्छा, क्योंकि लखनऊ में आर्टिस्ट की भरमार है, सभी जगह है, और लखनऊ में मौके कम हैं, काम कम है, तो क्या है कि अगर हम किसी चीज़ का मान लीजिए 1 मिनट का 1000 चार्ज करते हैं, तो कोई जो न्यू कमर है या लेस एक्सपीरियंस्ड है, वो 300 रुपये में या 500 रुपये में कर देगा. तो जाहिर सी बात है कि उसको प्रेफर करेंगे. बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको खुद नहीं पता होता है कि प्रोनाउंसिएशन में क्या है. अगर जल्दी को जल्दी पढ़ दिया तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता है. हाँ, जोर से बोल दिए तो जोर से बोल दिए, तो ये आम भाषा, उनको लगेगा जोर से बोल दिए तो इसमें क्या गलत है. तो उनको, जब क्लाइंट को खुद ही नहीं पता कि जोर नहीं जोर होता है, तो ठीक है, वो बी ग्रेड सी ग्रेड आर्टिस्ट से काम चला लेंगे. लेकिन अगेन उसमें क्या है कि वॉइस ओवर में आपको एक स्क्रिप्ट मिली, चाहे वो 5 मिनट की हो चाहे 10 मिनट की मैक्सिमम, क्योंकि डॉक्यूमेंट्रीज में इससे ज़्यादा नहीं होता है, तो आपने वो करके ख़त्म कर दिया. लेकिन अब जैसे डबिंग में है, तो डबिंग में क्या है कि कार्टून नेटवर्क है जैसे, तो कार्टून नेटवर्क में अगर डोरेमोन का आपको मिल गया कैरेक्टर, तो वो तो ऑन गोइंग सीरीज है, इट गोज चलता ही ऑन एंड रहेगा. ऑन, तो उसमें उसमें चलता ही रहेगा. उसमें तो आपका काम खत्म ही नहीं हो रहा है. सो यू अर्न अ Exactly. लॉट. अच्छा, एंड बॉम्बे इज वेरी वेरी प्रोफेशनल, वेरी वेरी प्रोफेशनल, तो वहाँ पे पैसे भी ज़्यादा हैं. और जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं, जैसे जैसे आप एस्टैब्लिश होते जाते हैं, आपका नाम बाय वर्ड ऑफ माउथ, अगर आपका काम अच्छा है, तो वहाँ की यही एक खासियत है कि अगर आपका काम अच्छा है तो आपको कोई रोकता नहीं है, आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. और आपके जो को आर्टिस्ट हैं
वो खुद ही आपको दूसरे स्टूडियोज में इंट्रोड्यूस कर देंगे कि ये फला फला है, शी हैज़ अ गुड वॉइस और मॉड्यूलेशन और व्हाटएवर, इन्होंने ये किया। हालांकि वहाँ पे भी बहुत लॉबिंग है, ग्रुपिज्म है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टार्ट। घुसना वहाँ पे, घुसने में एज अ बहुत टाइम फ्रेशर, लगता है। एज अ फ्रेशर काफी डिफिकल्ट होता है। हाँ, इवन अगर हमें भी जो है, हमें भी लोग कहते थे कि 6 महीना तो आप मान के चलिए, 6 महीने से 1 साल, तब आपको शायद कोई काम मिले। इतना तो आप हम्म, मेंटली प्रिपेयर होके आइए। उसके बाद एक बार आप घुस गए तो अगर आप में काबिलियत है, इफ यू हैव द टैलेंट, देन यू विल कंटिन्यू टू गेट द वर्क। दैट इज वेरी गुड थिंग अबाउट इट, एंड इट्स वेरी पेइंग। वहाँ पे डबिंग आर्टिस्ट ने अपने घर खरीद लिए हैं। बॉम्बे में घर होना, फ्लैट होना इज अ बिग थिंग, एंड अ डबिंग एंड वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैव देयर ओन फ्लैट्स, सो यू अर्न ओके, दैट मतलब मच। कह सकते हैं कि अच्छी इनकम पॉसिबल है और वेरी, अच्छा अर्न किया जा सकता है। जब प्रोफेशन इसे हम चूज कर सकते हैं, अगर हम चाहें, अगर हमारे पास अच्छी वॉइस है या वॉइस मॉड्यूलेशन आता है, तो हम एक अच्छा डबिंग आर्टिस्ट बन सकते हैं। एक और एक एग्जाम्पल दें, एक हाँ। एग्जाम्पल दें। हम बॉम्बे जब गए तो हमको हम्म। एक स्टूडियो ने बुलाया एक एड रिकॉर्ड करने को, हीरो बाइक पे था, और वो हम्म। 20 सेकेंड्स का हिंदी में था और सेम चीज़ 20 सेकेंड्स इंग्लिश में था। अच्छा। उसमें हम बिल्कुल न्यू कमर थे और उसमें उसने हमको 5,000 रुपये दे दिए। ओ। लखनऊ में हमको 1500 मिलता। हाँ। हम्म। और नेक्स्ट टाइम उसने हमें बुलाया, हमको सिर्फ 4 वर्ड्स का एक सेंटेंस बोलना था, जिसके लिए उसने हमें 2,000 रुपये दे दिए। तो ये वहाँ पे, और लोगों ने हमें बताया कि यही जब आप थोड़ा एस्टैब्लिश हो जाएंगी तो इसी एड का आपको 25,000 तक मिल सकता है। इट्स लाइक ओके, दैट। तो मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मुंबई में लखनऊ से ज्यादा एक्सपोजर है। लखनऊ सॉरी। से ज्यादा एक्सपो मैं कह रही हूँ, ऐसा हम कह सकते हैं कि लखनऊ से ज्यादा एक्सपोजर एक डबिंग आर्टिस्ट या एक वॉइस आर्टिस्ट के लिए मुंबई में है। तुम थोड़ा सा वो हो गई, आउट ऑफ सिंक हो गई। हाँ, फिर से रिपीट मैं करो कह क्वेश्चन। मैं कह रही हूँ कि लखनऊ से ज्यादा एक्सपोजर एक वॉइस आर्टिस्ट के लिए, एक डबिंग आर्टिस्ट के लिए मुंबई में है। अगर वो चाहे तो मुंबई जाकर वो अपना करियर ज्यादा अच्छे से सेट कर सकता है एज अ वॉइस आर्टिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एंड देखो, मुंबई इज द इंडस्ट्री, इज द हब, इज द प्लेस, चाहे वो वॉइस ओवर हो, डबिंग हो, एक्टिंग हो, थिएटर हो, जो भी हो। लेकिन तो इट इज़ वेरी पेइंग, एंड वहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि एज इज़ नो बार। ओके। एज इज़ नो बार। एक बच्चे से लेके, हमें तो स्टूडियोज़ में छोटे छोटे बच्चे भी मिले जो बायजूस का ऐड कर रहे थे, और वो मिला। और शाहरुख के साथ जो करता है सरदार, एक पहले आता था, वो मिला। वो एक कार्टून का अच्छा। कर रहा था डबिंग। हाँ। एंड ऑफ कोर्स 90 year old ऑल्सो कैन डब ओवर देयर, बिकॉज हर एज के वॉइसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो दैट्स वेरी तो गुड। मैम, एक और क्वेश्चन आता है इसी के साथ में बड़ा, कि इंडस्ट्री में चलो कॉन्टैक्ट्स के थ्रू चले जाएंगे, बट एक किस तरीके से कास्टिंग होती है जो डबिंग, मतलब डबिंग आर्टिस्ट की एक्चुअली में कास्टिंग कैसे होती है? कई सारी मूवीज होती होंगी, तो उसके लिए भी कोई ऑडिशन होता है या मतलब एक आपको खुद ही वॉइस सैंपल भेजना पड़ता है? एक्चुअली कास्टिंग का प्रोसेस क्या होता है इसका? हाँ, हमने हमने वहाँ पे 1.5 महीने, होली में हम यहाँ आए थे, उसके बाद से अटक गए लॉकडाउन की वजह से। लेकिन हम 1.5 महीने जनवरी में गए थे, तो 1.5 महीने लगभग हमने समझो 1 फरवरी से स्टार्ट करके 1.5 महीने में हमने वहाँ पे जितने टॉप के स्टूडियोज, छोटे बड़े, सब में जाके ऑडिशन देते रहे। हुआ ये कि जो लखनऊ के आर्टिस्ट हैं यहाँ, जो बॉम्बे शिफ्ट हो गए हैं, उनके थ्रू, कुछ थिएटर वालों के थ्रू हमें वहाँ के कांटेक्ट नंबर्स मिले। उन कांटेक्ट नंबर्स को हम बॉम्बे पहुँच के हमने कहा कि भाई देखो, हम आ गए ऐसे ऐसे। उन्होंने फिर हमें एक बहुत सारे नंबर्स दे दिए, कॉन्टैक्ट्स, ईमेल आईडीज एंड ऑल। देन माय वर्क वाज टू जस्ट go on, sending them WhatsApp and email,
कि हम ऐसे ओके। ऐसे हैं, हम ये आर्टिस्ट है, माय इंट्रोडक्शन एंड दीज आर माय वॉइस सैम्पल्स। तो वॉइस सैम्पल्स हम देते गए। फिर हमको स्टूडियो वालों ने, कई लोगों ने बुलाया ऑडिशन के लिए, क्योंकि उसको आप करिए, हम पूरा डायरी में हम पूरा अपना डेटा बनाते थे, फिर उसको फॉलो अप करते थे कि एक हफ्ते बाद फिर हमने उसको कॉल किया कि भाई हमने आपको भेजा था, क्या सुना आपने, प्लीज़ व्हेन शुड आई कम फॉर ऑडिशन, ये वो करके। एंड लकीली वहाँ पे जो सबसे बड़ा स्टूडियो है साउंड एंड विजन, तो उनका साल में एक बार ऑडिशन लेते हैं वो लोग, फेब्रुअरी में, अच्छा। बिकॉज दैट इज़ देयर, हम्म। वो उनकी लॉन्च हुआ था, लॉन्च डे था। तो उसमें हम गए, हमको टाइम दिया गया, हम गए वहाँ पे किया। उसके बाद हमारे पास अभी कुछ दिन पहले उनके वहाँ से कॉल आई कि आप हमको सैम्पल्स अपने ये भेजिए। तो आज हमने उनको कॉल करके पूछा कि हमने आपको हफ्ते भर पहले भेजे थे, सो आई वांट टू नो व्हाट इज़ द रिजल्ट। तो बोली कि नहीं, हम लोग उसको अपने डेटा बैंक में हमने रख लिया है, अब आपकी वॉइस जब हमें जिस चीज़ के लिए चाहिए होगी, देन आई गिव यू अ कॉल। So this is ओके। how they do. Yeah. So you have to keep on bring, you know, कोई लोग जवाब नहीं देते हैं, कोई लोग बहुत रूडली बोलते हैं, कोई लोग मौका ही नहीं देते हैं ऑडिशन का। तो ये हम्म। सब आपको सहना पड़ता है। यू फेस हैव टू करना बी पड़ता है वेरी स्ट्रगल। पेशेंट। बहुत फेस करना पड़ता है रिजेक्शन। अब वहाँ पे क्या है कि जैसे 2-3 स्टूडियो में हम गए, एक जगह सिर्फ साउथ इंडियन फिल्म्स की डबिंग होती है। तो साउथ हम्म। इंडियन वहाँ पे जो लड़के थे अंदर स्टूडियो में जो ऑडिशन ले रहे थे, दे वर इन देयर 20s, मतलब ऐसे 23-24 साल के होंगे। और उसमें उसने जब हमारा ऑडिशन लिया, तो जो मेन डायरेक्टर था, डबिंग डायरेक्टर, वो ही हम्म। वॉज बिजी, he was busy, so he couldn't come to inside the studio to listen to me, to my audition. अब वो बच्चा हमसे कहता है, अच्छा नहीं, आपको आपको बहुत ट्रेनिंग की ज़रूरत है, आप ना आप अच्छा, दिस इज उनका ये भी है, बिकॉज ज़्यादातर स्टूडियोज़ जो हैं वो अपने कोर्सेज करते हैं। एक स्टूडियो अच्छा। एक हफ्ते 5 दिन का कोर्स करवाता है वॉइस ओवर एंड डबिंग में ट्रेनिंग, एंड दे चार्ज हम्म। 12,000 रुपीज़। ओ। तो हाँ, दुकान खुली है वहाँ। तो एंड जो उनके वहाँ करता है उसको वो प्रेफरेंस देते हैं। तो वो यंगस्टर्स के लिए ठीक है, बट हम तो नहीं करेंगे वो कोर्स। तो उसने यही सोचा कि इनको जो है वो हमारी बैकग्राउंड उसे पता नहीं थी, और बोला बिल्कुल ठीक नहीं है, आप बिल्कुल अच्छा नहीं, आपको बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है, आपका ये था, मैं बिल्कुल ठीक है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है ना। तो हम फिर हम समझ गए, हमने कहा ये इसको खुद ही नहीं 4 सेंटेंस अभी बोलने तो नहीं बोल पाएगा, ये हमको बोले। तब हमने उस डबिंग डायरेक्टर को फ़ोन किया, तो ही सेड कि अरे मैम आप चली गई। हमने कहा कि हाँ आप थे नहीं तो हम चले गए, और ऐसे ऐसे आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज ये बच्चे नए नए हैं, दे डोंट। बोले नहीं नहीं, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, हाँ हम समझते हैं, आप कल सवेरे फिर आइए और मैं आपका ऑडिशन लूँगा। ओके। तब फिर नेक्स्ट डे, हाँ नेक्स्ट डे आई वेंट अगेन, एंड साउथ इंडियन फिल्म थी, उसमें साउथ इंडियन में थोड़ा तेज़ी बोलना पड़ता है, फास्ट, हाँ, फास्ट। वो ना तो फास्ट वो बोलना फास्ट पड़ता बोल है। के तो वो बोला फिर, एंड ही अप्रिशिएटेड, ही सेड मैम यू हैव अ वेरी गुड क्वालिटी वॉइस, और मैं आपको ज़रूर बुलाऊंगा। सो ओके। ये सब होते हैं खेल। तो मैम मतलब आपका जो बेस्ट एक्सपीरियंस रहा वो क्या रहा? मतलब मुंबई आप गई हैं 6 महीने रुकी हैं, वो एक्सपीरियंस, ये जो नए इस एज में स्ट्रगल करने का जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा लगा आपको, या जो अभी तक आपका करियर रहा है लखनऊ में या इतने सालों में, वो आपको ज्यादा इंस्पायरिंग लगा है? नहीं, हम बॉम्बे तो 1.5 ही महीने रह पाए, जनवरी एंड से शुरू किया और होली में आए यहाँ। सो आई वॉज हम्म। देयर फॉर 40 days। 40 days में हमने जो कुछ अच्छा। ओके। ऑडिशंस दिए, हाँ। उसके बाद होली घर यहाँ लखनऊ करके आई वॉज गोइंग बैक, बट फिर उसके बाद ही वो लॉकडाउन का शुरू हो गया, ये कोरोना का बहुत तेज़ी से। सो हम इसीलिए अभी तक नहीं जा पाए हैं, ऑल माई स्टाफ इज़ लाइंग देयर, आई प्लान टू गो बैक अगेन। तो उसमें एक्सपीरियंस तो बॉम्बे बहुत अच्छा हमें लगा, एंड आई लव बॉम्बे, आई लव दैट सिटी। It is so welcoming, it is so positive,
एंड अकेले रह के भी हम बहुत खुश थे। और एक एक ये उम्मीद रहती है कि हाँ, हम कम से कम ट्राई कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है हम सक्सेसफुल हो जाएं। एटलीस्ट देर इज समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। लखनऊ में yes. तो कुछ नहीं है। लखनऊ इज डेड। लखनऊ इज डेड। लखनऊ हैज़ नो फ्यूचर रिगार्डिंग दिस इंडस्ट्री। उसमें यहाँ पे कुछ नहीं है। और यहाँ पे भी वही है, अपने जो छोटे मोटे कम पे करना पड़े और बस काम हो जाए जितने किसी तरीके से, काम हो बस जाए, हाँ, क्वालिटी काम पे हो नहीं जाए, है। फ्री में काम हो जाए तो वो बेटर है। वो तो तो बहुत ही अच्छा है। तो मैम अभी आप मुंबई गए तो आपको वहां पे पता मतलब कुछ एक्सपीरियंसेस हुए होंगे, आपको क्या लगता है कि फीमेल वॉइस की ज्यादा डिमांड रहती है इंडस्ट्री में या मेल वॉइस की ज्यादा डिमांड रहती है एट प्रेजेंट? मतलब जहां तक मैंने देखा है कि अभी तक फीमेल वॉइस ज्यादा यूज होती है या साउथ इंडियन मूवीज में भी, तो आपको क्या लगता है किसकी ज्यादा नहीं, डिमांड है? दोनों। नहीं, दोनों है, क्योंकि भाई मूवी में तो सब तरह के कैरेक्टर्स हैं, बच्चे से हम्म। लेके बूढ़ा भी, और मेल भी फीमेल भी। तो वो तो सब तरह की एज चाहिए वहाँ पे, और सब तरह का। लेकिन वॉइस ओवर में है, जैसे जैसे नेशनल ज्योग्राफिक है, और ये हिस्ट्री चैनल है, जिसमें जो ये नेचर वाले शोज हैं, वॉइस ओवर, वॉइस हम्म। ओवर में ज़्यादातर मेल को प्रेफर करते हैं। ओ, ओके। हाँ, जैसे अब बट वाइल्ड टीवी लाइफ सीरियल्स अभी में कोई मोस्टली, डॉक्यूमेंट्री। टीवी में मैंने मोस्टली देखा है कि फीमेल वॉइस ही मतलब ली जाती है, जहां तक मैंने देखा है एड्स में या टीवी के लिए। तो इन माय ओपिनियन मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल वॉइस शायद टीवी के लिए ज्यादा मतलब यूज होती है। बहुत कम, ऐसा इतना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रेशियो इज नॉट बिग, मतलब ज़्यादा इक्वली नहीं है, है। तो स्कोप हाँ, दोनों के लिए भी है, मेल के लिए भी है, फीमेल के लिए ऑफ भी कोर्स, है। यस यस, ओके। बहुत है। तो मैम अगर जैसे कभी आप रिकॉर्डिंग करते हैं, इतने सारे वॉइस मॉड्यूलेशन की जरूरत होती है, कैरेक्टर के हिसाब से मूड को सेट करने की जरूरत होती है, वॉइस को सेट करने की जरूरत होती है, क्योंकि कोई आपके एक्सप्रेशंस नहीं देख सकता है एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एज अ डबिंग आर्टिस्ट। कोई आपके एक्सप्रेशंस नहीं देख सकता है, जो भी एक्सप्रेस करना है आपको अपनी वॉइस के थ्रू एक्सप्रेस करना होता है। तो कभी जब आपका मूड सही नहीं होता या आप उस मूड में नहीं होते कि आप कुछ अच्छे से बोल पाओ, तो उस वक्त आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ जाती है, तो आप कैसे हैंडल करते हो अपना स्ट्रेस, कैसे हैंडल करते हो या कैसे रिकॉर्ड करते हो, बैलेंस कैसे बनाते अ, वह ऐसा हमारे साथ अभी तक हुआ नहीं, क्योंकि अ, जब 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 हम गए, हमको बुलाया गया, तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड जाते हैं कि भाई हमको करना है और ये करना है। जैसे एक एनिमेशन फिल्म एंट्स थी, तो उसमें हमने क्वीन एंट का की डबिंग की। वो था। और उसमें क्राउड जो है, क्राउड भी बड़ा इम्पोर्टेंट है बॉम्बे में डबिंग इंडस्ट्री में। क्राउड की वॉइसेस, तो हमसे वहाँ पे लोगों ने कहा कि आपको कोई क्राउड में भी बुलवाए, अच्छा स्टूडियो, तो आप चली जाइएगा। हम्म। बिकॉज क्राउड में भी क्या है कि अ, वो वॉइसेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बिकॉज दे आर सो ओके। एक्सपीरियंस्ड। तो अभी एक स्टूडियो में हम गए, तो वहाँ पे वो इंग्लिश मूवी थी, और इंग्लिश मूवी में एक बहुत बड़े मेले का सीन था। तो मेले में तो बहुत सी आवाज़ें होती हैं। तो उसमें हम लोग 3 लड़के थे और 2 फीमेल्स थी। हम्म। 5 लोग हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट तरह की आवाजें। अरे अरे, वो देखो, वो देखो, वो तो वो है, चक्कर गिन्नी है, मम्मी मम्मी हमको भी जाना है लिवाना। अरे देखो कैसा बदतमीज आदमी है, तो उसमें उसमें आपको, क्योंकि देर आर सो मेनी पीपल ओवर देयर इन द क्राउड, सो यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू शो योर टैलेंट, कि आप कितनी तरह की आवाज़ों में बोल सकते हैं। तो ऐसे हम्म। ही एंट्स फिल्म में जो है, वो हमने क्वीन एंट का बोला, उसके बाद क्राउड का भी बोला। तो उसमें जो है बड़ा मजा आया। चलिए,
तो काफी सारे एक्सपीरियंसेस रहे और बहुत सारी चीजें नई नई पता चली हैं हमें मैम से। तो आप मैं चाहूंगी कि आप हमें कुछ ऐसा सुनाइए या आपका कुछ लिखा हुआ या कुछ भी जिससे हमारे ऑडियंस को भी पता चले और वो भी थोड़ा सुन पाए आपकी वॉइस में कुछ इंटरेस्टिंग। हाँ, जस्ट अ मोमेंट, आई हैड अ बुक। वो तो एक्चुअली यहाँ पे एक किस्सा है जो हमने पढ़ा है, और वो जी। लिखा तो हुआ है डॉक्टर योगेश प्रवीण का। डॉक्टर ओके। योगेश प्रवीण लखनऊ में, अगर नाम सुना है उनका, तो बहुत ही बड़ी हस्ती हैं, और लखनऊ को जितनी अच्छी तरह से डॉक्टर योगेश प्रवीण जानते हैं उतना शायद ही कोई जानता हो। तो ओके। उन्होंने एक किस्सा लिखा, वो हम 3-4 मिनट का है, कि कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे मॉड्यूलेशंस हैं। कहा जाता है कि लखनऊ के नवाब देर शाम भेस बदलकर अपने वजीर के साथ रियाया का हाल जानने शहर में निकलते थे। एक दफा जब वो हस्बे मामूल भेस बदलकर शहर में चहलकदमी कर रहे थे, तो उनके कानों में किसी सिनफ़े नाजुक की आवाज पड़ी, वो जा रहा है, वो जा रहा है। नवाब साहब चौंक कर ठहरे ही थे कि दूसरी आवाज आई, वो ना होगा फिर। और इसके तुरंत बाद तीसरी आवाज में जवाब आया, बेशक वो होता तो वो ना जाता। नवाब साहब को ये गुफ्तगू कुछ समझ ना आई। उन्हें ये पोशीदा गुफ्तगू अपनी शान में गुस्ताखी मालूम हुई। सो अगले दिन उन तीनों लड़कियों को दरबार में तलब किया गया। शाही फरमान था, ठुकराया कैसे जाता। लड़कियां हाजिर हुई। नवाब साहब ने इरशाद फरमाया कि कल रात तुम तीनों आपस में जो दबी छुपी गुफ्तगू कर रही थीं, उसकी तशरीह करो। अब लड़कियां अजीब कश्मकश में पड़ गईं। हम अपने घर की चार दीवारी में जो बातें कर रहे हैं उसे बाहर वालों को क्यों जाहिर करें। नवाब पर गुस्सा आया तो एक बोली, हमें तो ये वो लगता है। दूसरी ने जवाब दिया, जो वो होता तो क्या वो ना होते। इस पर तीसरी बोल पड़ी, ऐसे भी तो होते हैं जिनके वो नहीं होते। और ये पूरी गुफ्तगू सरे दरबार नवाब साहब के सामने हो रही थी। अब तो उनके सब्र का बांध टूट ही गया। सोचा कि कल इसी अजीब व गरीब गुफ्तगू की वजह से इन्हें यहाँ तलब किया गया, मगर ये गुस्ताख लड़कियां हैं कि दरबार शाही का जरा भी लिहाज नहीं। नवाब साहब ने पूरे जाहो जलाल के साथ फरमाया, या तो इस पोशीदा गुफ्तगू की तशरीह की जाए या फिर सजा भुगतने को तैयार रहा जाए। नवाब साहब के गुस्से को देख लड़कियां डर गईं। आखिर उनमें से एक ने जवाब दिया, हुजूर हम पर रहम करें, आपकी शान में गुस्ताखी करें, ऐसी मजाल कहाँ। हम पर वक्त की मार पड़ी है। माँ बाप दोनों जाते रहे, चिकनकारी के जरिए जैसे तैसे गुजारा होता है, मगर हुजूर हमारी अना और तहजीब हमारी गुर्बत की पर्दापोशी सलीके से करती है। ये सिफत हमने लखनऊ की मिट्टी से विरसे में पाई है। कल ये हुआ था जनाब कि हम तीनों कढ़ाई कर रहे थे और पास का चिराग बुझने लगा। इस पर छोटी बहन ने अपनी गुर्बत को ज़बान पर ना लाने की गरज से सिर्फ ये कहा कि वो जा रहा है, मतलब चिराग बुझ रहा है। इस पर मझली बहन भी उसी लहजे में बिना तेल का नाम लिए बोली, वो ना होगा। फिर मैं बोली कि बेशक वो होता तो वो ना जाता। आप पता क्यों नहीं क्या समझे। बादशाह अभी इस अंदाज़े गुफ्तगू पर खुश हो ही रहा था कि बड़ी बहन आगे बोली, ये भी सुनिए कि अभी क्या बात हुई। हम पर्दे करने वाली लड़कियां हैं, यहाँ आते हुए कितनी निदामत हुई हम ही जानते हैं। जब आपको देखा तो हमारी छोटी बहन ने कहा, हमें तो ये वो लगता है। वो का मतलब था जानवर। इस पर मछली ने कहा कि वो होता तो क्या वो ना होते, मतलब जानवर होता तो सींग ना होते। ये सुनकर मैं बोली कि ऐसे भी तो होते हैं जिनके वो सींग नहीं होते, यानी कि गधा।
कोई और बादशाह होता तो अपने बारे में ऐसी गुफ्तगू सुनकर पता नहीं क्या कर डालता, मगर ये लखनऊ की नवाबी थी जिसने उन लड़कियों की जहानत, नेकी और अंदाज़े गुफ्तगू पर निसार हो गई। नवाब साहब ने उन्हें माला माल करके दरबार से रुखसत किया। तो ये है। वाह, वेरी नाइस। बहुत मजा आया। और इतनी छोटी सी स्क्रिप्ट में भी मैम ने कई कई तरीके की वॉइस मॉड्यूलेशन हमें दिखाई है, बहुत अच्छे से सुनाया है, मतलब हर एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली फील किया जा सकता था इतनी देर में भी। तो थैंक यू सो मच मैम, बहुत मजा आया। और आई होप हमारे जो ऑडियंस रहे होंगे उन्हें भी काफी मजा आया होगा। और स्टार्टिंग में थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हुई थी, बीच में भी हुई थी, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगी। किसी को आई कुछ होप पूछना तो नहीं है? अभी कई सारे क्वेश्चंस बीच में आए थे, मैंने एक दो क्वेश्चंस पिक भी किए थे। एट प्रेजेंट एक दो क्वेश्चंस थे जो शायद बीच में मेरे से रह गए हैं, बट स्टिल अगर अभी किसी के कोई क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं। क्या किसी की कोई क्वेश्चंस हैं जो पूछना चाहते हैं? आई होप मैम अभी तो चलिए ठीक है। अभी मुझे नहीं लगता किसी के ऐसे कोई क्वेश्चंस हैं, सबके क्लियर हो गए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। आई होप हम हाँ जी, थैंक यू सो मच, हमें बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत मजा आया, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उसके लिए मैं फिर से सॉरी बोलना चाहूंगी। ठीक है, टेक्निकल, नोबडी कैन हेल्प इट। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। आई होप विल मीट अगेन। थैंक यू, ब्लेस यू, बाय बाय। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। आज भी सबके साथ में बहुत मजा आया, मैम के साथ में स्पेशली बहुत मजा आया। मैम ने हमें लास्ट में अपना एक मोनोलॉग भी सुनाया है, तो आई होप सबको बहुत पसंद आया होगा। और जो अभी यहाँ पर नहीं देख पाए थे वो मेरी IGTV पे देख सकते हैं इस वीडियो को, जो अब आ रहे हैं, थोड़ा लेट हो गए हैं या कुछ भी, तो वो IGTV पे ये वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।